इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ रेशियोज़ रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म रेशियोज़। ये रेशियो एनालिसिस का पार्ट है जिसमें कुछ रेशियोज़, बहुत तरीके के रेशियोज़ बताए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल कैपिटल स्ट्रक्चर और वी कैन से लॉन्ग टर्म रेशियोज़ की बात करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का मतलब जो हम बिजनेस में निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल विभिन्न प्रकार की हो सकती है, ओनर्स कैपिटल हो सकती है और डेब्ट कैपिटल हो सकती है। ओनर्स कैपिटल मींस कि जो मालिक है कंपनी का या जो ओनर हैं वो अपना पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। डेब्ट कैपिटल मतलब जो बाहर से पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है, डिबेंचर्स इशू करे हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, मॉर्गेज लोन लिया है, तो बहुत सारी वैरायटी के लोन्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, कि उनकी कैपिटल किस तरह की है उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहा करते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रिफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। उसमें लॉन्ग टर्म फंड्स हो सकते हैं जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाते हैं। सो द एनालिसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, बिकॉज through the analysis of capital structure they get the information about the quantum of capital invested by proprietors as compared to their own investment. On the other hand, through this the proprietors also come to know of the advantages to be earned by trading on equity. अब यहाँ पर देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियो जब निकालेंगे तो कोई अगर लोन देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको चेक करेंगे, वो रेशियो निकाल के देखेंगे कि हम जो कैपिटल या हम जो उधार कंपनी को दे रहे हैं वो कितना परसेंटेज है टोटल कैपिटल का, कि मालिकों ने, जो मेंबर्स हैं या जो ओनर्स हैं कंपनी के, उन्होंने कितना पैसा लगाया है और हम कितना लोन दे रहे हैं। तो ये सब रेशियोज़ इसलिए काम आते हैं कि जब लेंडर्स हैं जो फंड्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज कैपिटल में हिस्सा रहेगा। एक्चुअली शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी वांट टू बी एश्योर्ड about the dividend and safety of capital, and the debenture holders of the company want to be assured about the interest on debt and redemption of debts. Hence the capital structure ratios are calculated to check the present long term position of the company. So shareholders जो मालिक कहलाए जाते हैं, कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं, वो चाहते हैं कि उन्होंने जो निवेश करा है वो चाहते हैं कि हमें रेगुलर इनकम मिलती रहे और जब हम अपना पैसा वापस करना चाहें तो आराम से पैसा हमें वापस मिल जाए। इसी तरह से डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने उधार दे रखा है वो भी ये चाहते हैं कि हमें रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहे, एनुअल इंटरेस्ट मिलता रहे, और प्लस जब रिडेम्पशन हो, जब डेब्ट्स वापस करने का टाइम आए तो हमें आराम से, आसानी से पैसा हमारा वापस हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये लॉन्ग टर्म रेशियोज़ निकालने पड़ते हैं। इससे लॉन्ग टर्म पोजीशन कंपनी की पता चलती है कि स्थिति कैसी है। यहाँ पर बहुत सारे रेशियोज़ हैं, 6 रेशियो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक है डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेब्ट सर्विस रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक एक करके हम इन सबको देखेंगे। पहला आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है, एग्जाम्स में भी इसका क्वेश्चन ज़्यादातर आता ही आता है। ये रेशियो क्या बताता है? डेब्ट और इक्विटी, यानी डेब्ट मीन्स बाहर वालों का पैसा, यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितने हैं, और इक्विटी मतलब हम शेयर होल्डर्स का कितना पैसा है, मालिकों का कितना पैसा है। इसका रेशियो देखते हैं कि उधार कितना है, उधार की क्या परसेंटेज है और ओनर्स की क्या परसेंटेज है। सो यू कैन सी हियर दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड। इट इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ फंड्स विच आर एक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन कंपेरिजन टू शेयर होल्डर्स फंड। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असर्टेन द साउंडनेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द फर्म। तो इससे पता चल जाएगा कि उधार कितना ले रखा है और मालिकों ने अपना पैसा कितना लगा रखा है। तो यहाँ पे जो अच्छा सही रेशियो माना जाता है, एक आइडियल रेशियो हम कहें तो 2:1 का माना जाता है कि अगर मालिकों ने 1 रुपया लगाया है तो उधार वो 2 रुपये तक ले लें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए या नहीं आएगी। अगर उधार ज़्यादा बढ़ते जाएँ तब सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि मालिकों का बहुत कम पैसा है, उधार ज़्यादा है तो आपको ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, क्योंकि रेशियो हमारा क्या कहता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या माना जाता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या आएंगे, देखिए साइड में आप देखेंगे लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, मॉर्गेज लोन्स हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। दूसरा हमारा शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, शेयर होल्डर्स मीन्स जो मालिकों का हिस्सा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स हैं उनके, प्रॉफिट्स बच जाते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन का पैसा आता है जो अभी अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं जो अभी नहीं दी गई हैं,
और डिडक्टिंग डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट, ये सब शेयर होल्डर्स के पार्ट्स माने जाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? जो हमारे लॉसेज होते हैं, अब वो अभी राइट ऑफ नहीं करे गए हैं, अनअमोर्टाइज्ड हैं, तो ये एक्सपेंसेस होते हैं। अकाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं। तो ये सब चीज़ें हम शेयर होल्डर्स फंड जब निकालते हैं तो ये सब चीज़ें माइनस कर देते हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया था कि क्रेडिटेड बाय डेबिटिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट बीइंग ओनली अ बुक एंट्री, इट इज़ एडेड टू शेयर होल्डर्स फंड्स। इसी तरह से डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी लिखा हुआ है, is debited by crediting balance of statement of profit and loss account, it being only a book entry, it is deducted from the shareholders funds। तो ये इसमें माइनस कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं, यानी कि उधार कितने हैं और ओनर्स यानी मालिकों का कितना पैसा है, उनका रेशियो हम यहाँ पर पता लगाते हैं। अब क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ओनर्स का अगर ज़्यादा पैसा है, उधार कम है, तो वो आराम से अपने ऑब्लिगेशंस लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। लेकिन अगर उधार ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उन्हें वापस करने में समस्या आ सकती है। अगर रेशियो 2:1 से ज़्यादा हो जाए तो रिस्क बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की ख़राब हो सकती है, क्योंकि सारा पैसा जो प्रॉफिट होगा वो ब्याज देने में ही निकल जाएगा। तो इसलिए हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से 3:1 हो जाए, 4:1 हो जाए, तो इसका मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डेंजर सिग्नल हो जाएगा कंपनी के लिए। अगर रेशियो लो है तो अच्छी बात है, इट इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स बिकॉज दे आर मोर सिक्योर इन दिस केस, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रहेगी कि भाई उधार कम है तो ये हमारा आराम से ब्याज भी चुका देंगे और जब पैसा वापस करने का नंबर आएगा तो उसे भी आसानी से चुका सकते हैं। इसलिए हम ये डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं। दूसरा रेशियो आता है प्रॉपर्टी रेशियो। ये भी उसी तरीके से है कि प्रॉपराइटर का कितना हिस्सा है टोटल संपत्तियों में। प्रॉपराइटर मतलब जो मालिक है, जिसका बिजनेस है, उसका रेशियो कितना हिस्सा है। शेयर होल्डर्स फंड मतलब मालिकों का कितना हिस्सा टोटल एसेट्स में से, यानी टोटल संपत्तियों में से मालिकों का कितना हिस्सा है और बाहरी लोगों का कितना हिस्सा है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि मालिकों का कितना हिस्सा है, वो ये रेशियो बताता है। इसको हम इक्विटी रेशियो या नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स रेशियो भी कहा करते हैं। और इससे टोटल एसेट्स पता चल जाएंगे कि टोटल एसेट्स में से मालिकों का कितना हिस्सा है और बाहर से कितना उधार लिया गया है। कि जो एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, वो जो खरीदी गई होंगी या जो संपत्ति टोटल है उसमें मालिकों ने कितने पैसे लगाए हैं और बाहर से कितना पैसा लिया है उन संपत्ति को फाइनेंस करने में, उन संपत्तियों को खरीदने में। तीसरा रेशियो आता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो और डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। इससे हमें पता चलता है कि whether the amount realized from sundry assets of the companies is sufficient to pay the external liabilities of the company or not. This ratio expresses the relationship between the total assets and total external liabilities. If the amount is enough to pay the external liabilities, then the company is said to be solvent. यानी कि रेशियो क्या बना, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ अपॉन टोटल एसेट्स। की जो टोटल संपत्तियां हमारी हैं, कुल संपत्तियां हैं, उसमें से हमने बाहर वालों से कितना पैसा लिया है इन संपत्तियों को खरीदने के लिए। तो अगर ये रेशियो हमारा एक्सटर्नल बाहर वालों का हिस्सा कम होगा टोटल संपत्तियों में, तो हम उन्हें आराम से पेमेंट कर सकते हैं, कंपनी को कोई समस्या नहीं आएगी। कि टोटल संपत्ति, मान लो हमारे पास ज़मीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, ये सब 1 लाख रुपए की हैं और 1 लाख रुपए में जब हमने ये सब खरीदी हैं तो हमने बाहर वालों से कितना पैसा लिया, हो सकता है केवल 20-25 हज़ार ही रुपये लिए हों। तो 20-25 हज़ार रुपये तो थोड़े से अमाउंट है, तो कोई हमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन पता लगा 1 लाख रुपए की संपत्तियां हैं और वो 1 लाख रुपए हमने सब बाहर वालों से उधार लेके लिया है, तो फिर उन्हें वापस करने में कंपनी को समस्या आ सकती है। इसलिए हम सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि कुल संपत्तियों में से बाहर वालों का कितना हिस्सा है। नेक्स्ट रेशियो आता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। ये भी क्या बताता है, इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट फिक्स्ड एसेट्स शुड बी फाइनेंस्ड ओनली आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। क्योंकि जब फिक्स्ड एसेट्स लंबे समय तक हमारे पास रहते हैं तो हमें लंबे टाइम का लोन ले रखा है, तभी हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने चाहिए उनसे ही, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स भी लंबे टाइम के लिए रहेंगे और जो उधार लिया है वो भी लंबे समय तक रहेगा हमारे पास, क्योंकि कई सालों बाद हमें वो लोन चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर रेशियो बनता है फिक्स्ड एसेट रेशियो इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। नेट फिक्स्ड एसेट्स तो पता ही है आपको, टोटल फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसमें डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, हर साल कम होती रहती है, इसलिए डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हटा देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस में यूज़ नहीं होते हैं। अगर हमने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो बिज़नेस का पार्ट नहीं माना जाएगा एक तरीके से, तो वो हटा दिया जाता है।
शेयर होल्डर्स फंड तो हम पहले भी देख चुके हैं, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, सरप्लसेस है, प्रॉफिट्स हैं, ये सब इसमें आ जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो आया है कैपिटल गियरिंग रेशियो, एग्जाम्स में ये भी कई बार आ चुका है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब कि कंपनी के अपना हिस्सा कितना है जिसमें उन्हें किसी को पैसा नहीं देना है। कहने का मतलब कि हमने अपना पैसा लगाया तो हमें किसी को चुकाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारा ही पैसा है। तो वो रेशियो देखेंगे, अपना हिस्सा कितना है और बाहर वालों का कितना है, कि हमें फिक्स्ड खर्चा हो ही गया कि हमें अगर उधार ले रखा है तो हमें प्रति वर्ष या प्रति महीने के हिसाब से हमें ब्याज तो देना ही है। तो अपना हिस्सा कितना है और बाहर वालों का हिस्सा कितना है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या रेशियो है। तो दिस रेशियो रिफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनीज कैपिटल with fixed income yield securities. In other words, this ratio expresses the relationship between variable cost bearing capital to fixed cost bearing capital. कहने का मतलब ये कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल हैं, जो लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो कंपनी उनको प्रॉफिट में हिस्सा देती है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे हम डिविडेंड कहा करते हैं। अगर प्रॉफिट कम है तो हम डिविडेंड कम देंगे, अगर नुकसान हो गया कंपनी को तो हम प्रॉफिट हुआ नहीं तो इसलिए हम कुछ भी नहीं बांटेंगे। तो कंपनी को कोई नुकसान की परेशानी की बात नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो अपने मालिकों को बांटेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम नहीं बांटेंगे। लेकिन अगर उधार ले रखा है, हमने डिबेंचर्स ले रखे हैं, तो उन पे हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, हमें तो ब्याज देना ही देना है। ऐसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स्ड होता है, पर ईयर हमें एक फिक्स्ड परसेंटेज देनी ही देनी है। तो हमें उनका रेशियो देखना है कि जहाँ पर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन जहाँ पर हमें ब्याज देना ही देना तो उनका आपस में रेशियो हम चेक करते हैं। तो इन केस ऑफ हाई गियरिंग ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आर लेस एज कंपेयर टू द फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अगर रेशियो ज़्यादा आता है तो कहने का मतलब ये हो कि रिजर्व एंड सरप्लस हमारे कम हैं और बाहर वालों का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। अगर बाहर वालों का ज़्यादा पैसा लगा हुआ होगा तो फिक्स्ड बर्डन हमारा ज़्यादा रहेगा और ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब मंदी का दौर होता है, हमारा सामान नहीं बिक पा रहा है, बिक्री कम हो रही है, तो प्रॉफिट कम होता है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने बाहर से ज़्यादा उधार ले रखा है, तो उनका ब्याज देने में कंपनी को मुश्किल आ सकती है। और अगर ये रेशियो उल्टा हो जाए, यानी कि बाहर वालों का हिस्सा कम है, अपना हिस्सा ज़्यादा लगा हुआ है, तो कंपनी को ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है हमारा डेब्ट सर्विस रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये क्या बताता है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट कितना हमारा है कि हम आराम से जो बाहर वालों का उधार है उसका ब्याज हम आराम से चुका सकें। तो नेट प्रॉफिट उससे कितना गुना ज़्यादा है? अगर ज़्यादा गुना होगा, प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा है, तो अच्छी बात है कि हम आराम से उधार का ब्याज चुका सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रॉफिट कम है लेकिन ब्याज तो चुकाना ही चुकाना है, तो हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा या हम नुकसान में भी जा सकते हैं। तो ये रेशियो हमें बताता है, ये मेज़र करता है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द लेंडर्स। तो जो उधार लोग देते हैं वो चेक कर लेते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में से वो कितना ब्याज चुका पाएंगे। इसको चेक करके ही जो बाहर वाले लोग हैं, जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या डिबेंचर होल्डर्स हैं, वो तभी लोन देते हैं कंपनी को जब वो चेक कर लेते हैं इस रेशियो के द्वारा कि भाई कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और वो आराम से हमारा ब्याज चुका पाएंगे। तो जितना अगर ज़्यादा अच्छा होगा, अगर फिक्स्ड इनकम चार्जेस शुड बी कवर्ड 6 to 7 टाइम्स, कि 6-7 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तब अच्छी बात है। अगर कम प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि हम इन रेशियोज़ को समझ सकेंगे कि इनको कैसे हमें सॉल्व करना है।
तो क्वेश्चन 1 आता है, हमें कैलकुलेट करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसमें हमें 3 चीज़ें दी गई हैं, टोटल एसेट्स, टोटल डेब्ट्स और करंट लाइबिलिटीज़। टोटल एसेट्स का मतलब कुल संपत्तियां हमारी कितनी हैं, टोटल डेब्ट्स हमारा टोटल कितना उधार है, और करंट लाइबिलिटी चालू दायित्व हमारे कितने हैं। जो टोटल डेब्ट्स होता है उसमें लॉन्ग टर्म भी होते हैं और करंट लाइबिलिटी भी जुड़े हुए होते हैं। यानी कि अब हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, तो डेब्ट इक्विटी का हमारा फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स देखने हैं और इसको हमें डिवाइड करना है शेयर होल्डर्स फंड से, यानी कि शेयर होल्डर जो मालिक होते हैं उनका हिस्सा इसमें कितना है। अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैसे निकालेंगे कि हमारा टोटल उधार कितना है, टोटल उधार है 1,20,000 और करंट लाइबिलिटी है 40। हमें चाहिए लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में यानी कि टोटल 1,20,000 रुपये में से हम करंट वाले 40,000 रुपये ये घटा दें, ये वाले 40,000 रुपये, तो हमारे पास बचेगा 80,000 रुपये, यानी कि ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड हमारे कितने होंगे कि शेयर होल्डर का हिस्सा कितना है। कुल संपत्तियां हमारी 2 लाख रुपए हैं, उसमें से 1,20,000 हमारा लॉन्ग टर्म उधार है, तो नगद कितना बचेगा हमारा, शेयर होल्डर का, मालिकों का टोटल कितना बचेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो बैलेंस शीट होती है हमारी, बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटीज़ होती हैं और एक तरफ एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स हमारे टोटल मिला के 2 लाख रुपए हैं, तो लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास 2 लाख रुपए ही होनी चाहिए। मतलब टोटल लाइबिलिटी में इक्विटी कैपिटल भी आती है और लाइबिलिटीज़ भी आती हैं। तो जब टोटल मिला के 2 लाख, ये भी 2 लाख हैं और ये भी 2 लाख होनी चाहिए। तो टोटल उधार कितना है इसमें, तो उधार इसके अंदर है, डेब्ट है हमारा उधार। अगर आप देखें तो इसमें उधार है हमारा टोटल 1,20,000। तो बाकी क्या बचा, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसे हम कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल बचा कितना, 2 लाख में से 1,20,000 रुपये आप घटा दीजिए, तो ये बचेगा 80,000 रुपये। तो 80,000 हमारा क्या हो गया, ये क्या बन गया, शेयर होल्डर का हिस्सा, शेयर होल्डर्स फंड। यस, 80,000 रुपये बन गया। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, देखें आप, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमने अभी निकाले कितने, 80,000 रुपये, तो यानी कि 80,000 रुपये डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड भी हमने 80,000 ही निकाले हैं, तो ये भी 80,000 हो गए। तो आंसर हो गया 1:1, यानी कि डेब्ट और इक्विटी यानी कि अपना पैसा और बाहर का पैसा दोनों हमारे यहाँ पर बराबर माने गए हैं। ये हमारा यहाँ पर पहला आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो ही निकालना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल दी गई है 1,50,000 रुपये की। कंपनी के पास रिजर्व रखे हुए हैं, जो प्रॉफिट्स में से बचाकर रिजर्व रखे जाते हैं, वो 70,000 रुपये हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का यानी कि प्रॉफिट का बैलेंस है 50,000 रुपये। कंपनी ने उधार ले रखे हैं, उधार डिबेंचर्स के फॉर्म में ले रखे हैं, वो 1,20,000 के हैं। ट्रेड पेबल्स, जो हमें उधार चुकाना है, छोटे उधार जो चुकाने होते हैं, जैसे उधार माल खरीदा उसका पेमेंट करना है, तो वो 50,000 है। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, भी खर्चे हमने पे नहीं करे हैं, तो वो भी 15,000 रुपये हैं। अब हमें अपना कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहेगा, वही लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारे अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे। पहले हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कितने हैं हमारे पास। तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो हमारे पास लॉन्ग टर्म इसमें डिबेंचर्स हैं, क्योंकि कई सालों के लिए इशू करे जाते हैं, कई सालों तक कंपनी इन पे उधार ले सकती है, तो वो 1,20,000 रुपये हैं।
ट्रेड पेबल्स और आउटस्टैंडिंग ये थोड़े समय के लिए होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ मानी जाती हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो माना जाएगा वो केवल डिबेंचर्स वाले ही माने जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमारे हो गए इक्वल टू 1,20,000 रुपये। अब हमें निकालना है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? जो उनकी मालिकाना हक चीज़ें हैं। तो यानी कि शेयर होल्डर्स फंड में हम क्या क्या लिखेंगे? देखिए, इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,50,000 की। जनरल रिजर्व हैं कंपनी के पास, रिजर्व रखे हुए हैं 70,000 रुपये के। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है इनके पास, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 50,000 रुपये। तो ये टोटल हो गया 2,70,000 रुपये। तो हमारे पास देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी आ गया, शेयर होल्डर्स फंड भी आ गए। तो अब हम डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल लेंगे। फॉर्मूला हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमने 1,20,000 रुपये निकाले और शेयर होल्डर्स फंड हमने निकाले 2,70,000 रुपये। इसको भाग करेंगे तो 0,44 आएगा। रेशियो में लिखना है तो 1:1 लगा दिया जाएगा और ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो ही निकालना है। ये मैं कई क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें। इसमें भी देखेंगे आप कि शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए की, रिजर्व और सरप्लस है कंपनी के पास 9 लाख रुपए के, उधार लिए हैं यानी कि पैसा उधार लिया है, डिबेंचर इशू करे हैं 10 लाख के। ये छोटी चालू दायित्व होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं 2,50,000 रुपये की। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये होते हैं जब कंपनी बनती है और कंपनी बनने से पहले भी बहुत सारे खर्चे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करी जाती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो कंपनी बनने से पहले के खर्चे होते हैं जिनको हम बैलेंस शीट में लिख दिया करते हैं। जब तक ये हटाए ना जाए, वहाँ से रिटन ऑफ ना करे जाएं, तब तक ये लिखे रहते हैं। जब राइट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे, तो वहाँ से बैलेंस शीट से हट जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये बैलेंस शीट का हिस्सा माना जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पर भी निकालेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया अब क्या है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म तो देखिए फिर वही दे रखे हैं। लॉन्ग टर्म हमने डिबेंचर से इशू करे थे पैसे, तो डिबेंचर्स हैं 10 लाख रुपए। तो ये हमारे हो गए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो लॉन्ग टर्म उधार कंपनी के हो गए 10 लाख रुपए। फिर हमें निकालना है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर क्योंकि मालिकों का हिस्सा है ये, तो इसमें क्या क्या अमाउंट आएगा? देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है सबसे ऊपर 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर के आ गए 10 लाख रुपए। फिर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 9 लाख रुपए, तो रिजर्व भी आ गए 9 लाख रुपए। उसके बाद ये तो हमारी संपत्ति हो गई, लेकिन क्योंकि पहले खर्च हो चुका है तो ये फिक्टिशियस एसेट्स हो गए एक तरीके से। ये एसेट्स होते हुए भी एसेट्स नहीं हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे बाद में। तो ये 10 लाख और 9 लाख ये हो गए 19 लाख रुपए। इसमें से ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस घटा दिए जाएंगे क्योंकि ये संपत्तियां एक्चुअल में नहीं हैं। तो 1,50,000 रुपये इसमें से घटा देंगे तो ये 17,50,000 रुपये निकल कर आएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म कितना था? लॉन्ग टर्म हमारे लाइबिलिटीज थी 10 लाख, डेब्ट 10 लाख रुपए बटे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड हमारा कितना निकला? 17,50,000 रुपये। तो ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.571। अगर रेशियो में चाहिए तो 1:1 लगा देंगे और ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा।
तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट के आइटम्स दिए गए हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज़ के आइटम्स हैं, दूसरी तरफ एसेट्स के आइटम दिए गए हैं। टोटल दोनों का बराबर है 12,50,000, 12,50,000। अब यहाँ पर हम प्रोप्राइटरी फंड निकालेंगे, यानी प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? शेयर होल्डर्स फंड, यानी जो मालिकों का हिस्सा है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स असली वाले माने गए हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था अभी हमने करा, वो नहीं माना जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं माने जाते हैं, जो असली एसेट्स हैं वही इसमें माने जाएंगे। अब हम देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड पहले। तो शेयर होल्डर्स फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे? जैसा अभी हमने करा, शेयर कैपिटल है हमारा कितने लाख रुपए का? 5 लाख रुपए का। तो इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास 5 लाख रुपए, और प्रेफरेंस शेयर्स हैं 2,50,000 रुपये। और कंपनी के पास देखिए रिजर्व्स भी रखे हुए हैं, रिजर्व भी हैं 1,25,000 रुपये। तो अब हम इनका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8,75,000 रुपये। ये हमारे आ गए शेयर होल्डर्स फंड। बचे क्या? आप टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स तो आपको दिख ही रहे होंगे कि हमारे पास संपत्ति कितनी है टोटल। देखिए बैलेंस शीट में 6,25,000 के फिक्स्ड खर्चे एसेट्स हैं, ये शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स हैं 3,75,000, और कैश है हमारे पास 2,50,000। तो टोटल 12,50,000 रुपये हमारे पास कुल संपत्तियां हैं। तो टोटल एसेट्स हमें साफ साफ दिख रहे हैं, 12,50,000। तो दोनों चीज़ें हमारे आ गई रेशियो के हिसाब से। प्रॉपर्टी रेशियो निकालने के लिए शेयर होल्डर्स फंड आ गया 87,50,000, और टोटल एसेट्स आ गए 12,50,000। अब हम फॉर्मूले में लगा देंगे तो प्रॉपर्टी रेशियो हमारा हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड यानी कि 87 लाख नहीं है, ये एक जीरो फालतू लग गया इसमें, तो 8,75,000 हैं, डिवाइडेड बाई 12,50,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7 के आसपास आएगा। रेशियो में चाहिए तो 1:1 लग जाएगा, और इस तरह से हम प्रॉपर्टी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। यहाँ पर हमारे और रेशियोज़ हैं, अगर आप देखेंगे तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर? सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो तो अभी हमने कई बार निकाल लिया। 3 रेशियो हम और सीखेंगे और इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सॉल्वेंसी रेशियो निकालेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो पहला पॉइंट है, कैसे निकालेंगे सॉल्वेंसी रेशियो? इसका फॉर्मूला होता है हमारा टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़, जो बाहर वालों की लाइबिलिटीज़ है हमारी, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये इसका फॉर्मूला होता है, जो बाहरी दायित्व हैं वो और कुल संपत्तियां हमारे पास कितनी हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज़ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 75,000 ये हैं, और करंट लाइबिलिटी है 25,000 रुपये। तो यानी कि दोनों मिलाकर अगर आप देखें तो 1 लाख रुपए हमारे बाहर के हैं, जो बाहरी दायित्व है, जो बाहर वालों को हमें चुकाना है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ उधार वाली कि कौन कौन सी हुई? डिबेंचर हैं हमारे 75,000 के, और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 25,000 की। दोनों को जोड़ लिया तो ये हो गया 1 लाख रुपया। तो टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई हमारी 1 लाख रुपए। टोटल एसेट्स अगर आप देखेंगे तो टोटल एसेट्स हमारे कितने हैं? बैलेंस शीट में भी दिख रहा है, टोटल 2 लाख रुपए की संपत्ति है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स है, कैश है और स्टॉक है। तो टोटल मिला के हमारे पास हो गया टोटल 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए हो गया। अब फॉर्मूले में लगा देंगे, सॉल्वेंसी रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉल्वेंसी रेशियो
टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, देखिए 1 लाख रुपए हमने निकाली थी पहले, और टोटल संपत्ति हो गई 2 लाख रुपए। जो 2 लाख रुपए हमने भी निकाला, ये 2 लाख से भाग कर दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.5। अगर रेशियो में चाहिए तो 1:1 लग जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्वेंसी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमें निकालना है फिक्स्ड, ये तो निकल गया हमारा। अब हम आ गए फिक्स्ड एसेट्स रेशियो पर। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो का भी फॉर्मूला हम लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, इसका फॉर्मूला हमारा होता है, फिक्स्ड एसेट्स हमारे कितने हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स फंड से ही। शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड एक ही बात होती है। तो फिक्स्ड एसेट्स अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 80,000 रुपये हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स तो हमारे पास 80,000 हो गए। और शेयर होल्डर्स फंड हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो शेयर होल्डर मालिकों का हिस्सा है। तो आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में हम लिख देंगे 1 लाख रुपए, तो आंसर आ जाएगा 0.8। रेशियो में चाहिए तो 1:1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा हमें निकालना है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला, तीसरा पॉइंट, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला इसका बनेगा, क्योंकि ये कैपिटल गियरिंग में क्या आएगा कि हमारा जो अपना हिस्सा है यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं जो बाहर वाला हमें खर्चे देने हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, उसमें डिबेंचर्स जुड़ जाते हैं या अदर लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व। तो हमारे क्वेश्चन में केवल इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो वही 1 लाख रुपए हम यहाँ पे ले लेंगे। प्रेफरेंशियल कैपिटल डिबेंचर से भाग करना है, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल तो है नहीं, केवल डिबेंचर है 75,000, तो हम ये 75,000 रुपये ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर भाग कर देंगे। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 0.7, लगभग ये 1.33 आएगा, 1.33 चलता रहेगा। रेशियो में चाहिए तो 1:1 हो जाएगा। इस तरह से हम कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालेंगे। चौथा पॉइंट हमारा है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए अभी कई बार निकाल चुके हैं, तो डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला आपको पता ही है अब क्या होता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट उधार देखेंगे और भाग कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड से। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मतलब लॉन्ग टर्म उधार। लॉन्ग टर्म उधार देखेंगे तो केवल 75,000 रुपये डिबेंचर्स के हैं, तो ये 75,000 ऐसे ही ले लेंगे हम। भाग करेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो मालिकों का हिस्सा है, मालिकों का हिस्सा इसमें कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मालिकों का हिस्सा होता है 1 लाख रुपये, तो ये हमने यहाँ पे 1 लाख रुपये लिख दिया। तो ये बैलेंस आंसर आया 0.75। रेशियो में चाहिए तो 1:1 लिख देंगे और ये हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो, किसी पॉइंट में कुछ पूछना हो, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।